जय हिंद। आज हम देखेंगे आर्टिकल 13 को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और वो भी फंडामेंटल राइट्स का। सो ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इसमें 4 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज 13 क्लॉज 1, ठीक है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। कैसे लॉज की बात करता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करता है। मतलब वो लॉ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होने से पहले, यानी 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले जो लॉ थे, वो अगर फंडामेंटल राइट को क्या करते हैं, वायलेट करते हैं या इनकंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट से, तो वो लॉज क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वॉइड। ये फ्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। मतलब जो पहले से लॉ चले आ रहे थे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अब इसमें हम देखेंगे 2 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन को। पहला डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? लॉज को सेपरेट करता है, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी होता क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई लॉ इंडियन पार्लियामेंट बनाई या पहले से लॉ चला आ रहा है, ठीक है। वो लॉ अगर इनकंसिस्टेंट हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, तो वो लॉ तो वॉइड हो ही जाएगा, आपने यहाँ देख लिया। लेकिन मान लीजिए कि उस लॉ का इतना बड़ा लॉ है, कितना बड़ा लॉ है? इतना बड़ा लॉ है, और इतना पार्ट ही इनकंसिस्टेंस है। मतलब इतने पार्ट ही फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, लेकिन इतना पार्ट क्या है? सही है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? ये डॉक्ट्रिन को अप्लाई करेगा। क्या करेगा? ये डॉक्ट्रिन को क्या करेगा? अप्लाई करेगा। और जितना इस लॉ वायलेट कर रहा है ना हमारे फंडामेंटल राइट को, वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। और जो नहीं कर रहा है, मतलब जो फंडामेंटल राइट के पैरेलल चल रहा है या उसको वायलेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रन कर जाएगा। मतलब ये लॉ काम करता रहेगा, इफेक्ट में रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है, उसका इतना सा पार्ट, केवल इतना सा पार्ट इनकंसिस्टेंट हो जाता है फंडामेंटल राइट से, तो हम कह सकते हैं कि इतना हो रहा है तो इतने को निकाल दीजिए और ये रन कराइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हम निकाल रहे हैं ना, अगर इसको हम निकाल दें तो पूरे इस लॉ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। मतलब इस पार्ट को केवल अगर निकाल दिया जाए तो पूरे लॉ का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे में हमें पूरे लॉ को क्या करना होता है? वर्ड करना होता है, क्योंकि उस लॉ का कोई मतलब नहीं रहा, उसका जो मेन पार्ट था वही क्या था? इनकंसिस्टेंट था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में ये दोनों तरीके के सिस्टम्स आते हैं, जहाँ पे एक तरफ वर्क करता है और एक तरफ नहीं करता, और एक में जो वर्क नहीं करता उसे हटाने पे कोई लॉ का मतलब नहीं रह जाता, तो उस पूरे लॉ को वॉइड कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा डॉक्ट्रिन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। कौन सा डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ठीक है। ये जो है, ये क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोलता है कि मान लीजिए कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? प्रेजेंट टाइम में वायलेट कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है? प्रेजेंट टाइम में वायलेट कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो वायलेट ना करे, तो वो लॉ रन करेंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी छिपे हुए हैं ना, अभी वो लॉ क्या क्या किए हुए हैं? छिपे हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई होता है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी दोनों में डिफरेंट क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्ट वॉइड हो जा रहा है ना, लेकिन यहाँ वॉइड नहीं हो रहा है, बस क्या है? अभी रुका हुआ है, अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब इफेक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण का सिद्धांत। देखते हैं ना, ग्रहण, अगर मान लीजिए सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य थोड़ा थोड़ा छिपने लगता है, लेकिन क्या, चंद्रमा फिर से हट जाता है तो क्या, सूर्य दिखने लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट, मान लीजिए फ्यूचर में कुछ फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट होते हैं, और क्या होता है कि ऐसा होता है कि ये लॉ वर्क करने लगेगा, यानी जो वायलेट पार्ट कर रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, तो क्या करने लगेगा? वो फिर से वर्क करने लगेगा। तो ये दोनों, अब दोनों में एक एक इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में क्या हुआ था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ना, वैसे लॉ को बनाए गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक सेक्शन 14 था जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा था? वायलेट कर रहा था। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि केवल कौन सा पार्ट वायलेट कर रहा है? पूरे लॉ का कौन सा सेक्शन वायलेट कर रहा है? 14 कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए और बाकी लॉ को रन करने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब फिर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, कि इस पार्ट को केवल खत्म किया जाएगा, बाकी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में ये देखिए, विकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। यहाँ पे मोटर व्हीकल
वहाँ का जो मोटर व्हीकल सिस्टम्स थे ना, उनको क्या किया जा रहा था, नेशनलाइज किया जा रहा था। मोटर ट्रांसपोर्ट जिसको नेशनलाइज मतलब सब कुछ काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट हाथों में नहीं रहेगा। तो इसको लेके चैलेंज किया गया, ठीक है। लेकिन कुछ ही दिन बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, ठीक है, और उसमें हम 19 क्लॉज 6 देखते हैं। कौन सा क्लॉज, 19 क्लॉज 6 देखते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के पास ये पावर दे दी जाती है कि कुछ सिस्टम्स को मोनोपोली कर सकती है लोगों के लिए। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो मोनोपोली सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपने हाथों में उसे ले सकती है, बाकी किसी को उसमें कोई काम नहीं करने देगी। तो इस वजह से ये क्या हुआ, देखिए पहले जो लॉ था उसकी वजह से क्या हुआ था, इक्लिप्स लगा हुआ था, छिपा हुआ था ये लॉ, ठीक है, वर्ड था। लेकिन जब अमेंडमेंट आया, ठीक है, तो वहाँ क्या हो गया, स्टेट के पास पावर मिल गया, ठीक है, तो फिर वो लॉ क्या करने लगा, रन करने लगा। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, जहाँ पे क्या होता है कि लॉ क्या होते हैं, किसी फंडामेंटल राइट से ढके होते हैं, ठीक है, लेकिन उसी फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि उस जो लॉ था पहले बना हुआ वो उसे वायलेट नहीं कर रहा है ना, तो वो फिर से क्या करने लगेगा, ऊपर आ जाएगा और फिर से रन करने लगेगा, ठीक है। अब 13 क्लॉज 2 देखते हैं। 13 क्लॉज 2 क्या है, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होता है, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई लॉ बनाती है, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और वो बनाती है कोई लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। लेकिन वो फंडामेंटल राइट जो है वो केवल सिटीजन्स को दिए हुए हैं। किसको मिला है, सिटीजन को मिला हुआ है। अब वो वायलेट कर रहा है तो इसका मतलब वो वाइड तो हो ही जाएगा, गारंटी है। तो अब सवाल ये उठा कि चलिए वाइड हो जा रहा है तो वो केवल सिटीजन के लिए वाइड हो रहा है। किसके लिए वाइड हो रहा है, सिटीजन के लिए वाइड हो रहा है ना। लेकिन अभी इस कंट्री में कंपनीज भी रहती हैं, कुछ नॉन सिटीजन्स भी रहते हैं, तो क्या उन पे वो लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जी हाँ, लॉ किस पे, अब किस पे, कंपनीज पे, नॉन सिटीजन पे अप्लाई होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसको दिए गए हैं, केवल सिटीजन्स को दिए गए हैं। मतलब कुछ लॉ, कुछ फंडामेंटल राइट है जो केवल ही सिटीजन को दिए गए हैं। इस वजह से क्या होगा, वो ऑपरेशन होगा, लेकिन मतलब ऑपरेटिव होगा, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई लॉ है जो नॉन सिटीजन्स पे भी अप्लाई होते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स को भी मिले हों, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर वो केवल फंडामेंटल राइट जो वायलेट हो रहा है इस लॉ से, अगर वो केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं तो वो ऑपरेटिव रहेगा इन लोगों पे, ठीक है, कंपनीज पे और नॉन सिटीजन पे। ओके, समझ में आ गया। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 देखते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 है ना, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा, लॉ देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, लॉ देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, लॉ। तो आखिर ये लॉ होगा क्या भाई, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो इसी लॉ को बताने के लिए कि लॉ होगा क्या, हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 3 वर्क करता है, ठीक है। तो लॉ क्या होंगे, तो लॉ इंक्लूड होगा कौन कौन सी चीज़ों से, ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस जो लेकर आता है कौन, पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा आता है अक्सर, तो ये ऑर्डिनेंस हो गया। ऑर्डर मान लीजिए कोई पास करती है गवर्नमेंट बाई लॉ, ठीक है, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई नोटिफिकेशन निकालती है ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट। और कस्टम एंड यूजेज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यहाँ टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है क्योंकि लॉ कौन से होंगे, केवल टेरिटरी ऑफ इंडिया होंगे ना। अब कहीं के लॉ, जैसे अमेरिका में फंडामेंटल राइट में हथियार रखने के लिए बोल दिया गया है, तो क्या आप हथियार लेके यहाँ भी रखोगे, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। तो लॉ कौन होंगे, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हैं, उसी लॉ को इसमें कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो इन सारे लॉज के जब डेफिनेशन पढ़े ना हमने, तो इसको केवल हमने ही नहीं पढ़ा, पार्लियामेंट ने भी पढ़ा और जुडिशरी ने भी पढ़ा। तो वहाँ दोनों के सामने एक बड़ा क्वेश्चन था कि क्या अमेंडमेंट भी लॉ है, अमेंडमेंट भी लॉ है। इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढा जाएगा आज की वीडियो में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इन तरह के केसों से मिलेंगे, शंकरी प्रसाद का केस, गोलकनाथ का केस और केशवानंद भारती का केस। तो देखिए शंकरी प्रसाद का जो केस है ना, यहाँ पे बोल दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये, अब देखिए यहाँ क्या बोला गया, लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी जुडिशियल रिव्यू से क्या होगा, बाहर होगा। सो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से बाहर होगा, इसका मतलब ये लॉ में नहीं आता। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का यही तो कहना है कि क्या होगा, लॉ नहीं आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब गोलकनाथ का केस आता है, ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होगा उसे चैलेंज किया जा सकता है, ये कौन बोल रहा है, गोलकनाथ का केस, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये
डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया ना, तो ये जो पीरियड था ना, ये जो पीरियड था 1969 और 1973, ये जो पीरियड था ना, ये कहते हैं कि ये इंदिरा गांधी के लिए वो पीरियड था जिसमें उनका बहुत ज़्यादा महत्व था। जैसे आज हम मोदी जी के बारे में बात करते हैं और योगी जी के बारे में बात करते हैं, उनसे भी ज़्यादा जन समर्थन यहाँ पे इंदिरा गांधी को प्राप्त था। क्यों? क्योंकि ये देखिए 24th अमेंडमेंट 1971, 94th अमेंडमेंट 1971, ये वही ईयर है जिस ईयर में हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में करके उसे कमज़ोर कर दिया था, एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान को हमने क्या कर दिया था, कमज़ोर किया था। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सोचिए किस प्रकार का जन समर्थन होगा। आज सर्जिकल स्ट्राइक और कई हवाई जहाज़ से हमले हुए जो मोदी जी ने करवाए, उनके लिए उसके नाम पे इतना जन समर्थन है मोदी जी को, तो सोचिए जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया हो, उनका जन समर्थन कैसा होगा। तो इंदिरा गांधी का यहाँ पे बहुत पीक जन समर्थन था, बहुत पीक पे था। इस वजह से इस समय पे ये डिसीजन देना कोर्ट के लिए महंगा पड़ गया। ठीक है, ये डिसीजन देना महंगा पड़ गया और इसी डिसीजन को चेंज करने के लिए, इसी डिसीजन को पलटने के लिए 13 क्लॉज 4 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐड कर दिया। इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 13 क्लॉज 4 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर 368। मतलब 368 के थ्रू कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा वो इस आर्टिकल पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंड करना मतलब सिंपल, मेजोरिटी थी इंदिरा गांधी जी के पास और उन्होंने क्या कर दिया, ये अमेंडमेंट लेकर आया और ये बिल तुरंत पास हो गया। ये 24th अमेंडमेंट है, 1971 में हुआ था। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं कि 1971 हो गया। तो अब क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जुडिशरी क्या वीक स्थिति में अपना डिसीजन दे देती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा एग्रेसिव होती है। ठीक है, और कह देती है कि जुडिशियल रिव्यू सबसे बड़ा है, नथिंग इज बिगर देन दिस। जुडिशियल रिव्यू सबसे बड़ा है, आप कोई भी अमेंडमेंट करेंगे हम उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की फिर बारी आई, पार्लियामेंट ने अपना काम किया, कह दिया नहीं 368 में जो भी अमेंडमेंट करा जाएगा वो नहीं आएगा आर्टिकल 13 में। सो अब इस अमेंडमेंट को भी क्या कर दिया जाएगा, नेक्स्ट जजमेंट पर। अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच यहाँ पे बैठ जाती है एक साथ। ठीक है, केशवानंद भारती के केस में, और तीनों मिल के बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक हिस्टोरिकल जजमेंट इसमें भी आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। मतलब यहाँ जो जुडिशरी थी वो बैलेंस नेचर को अपनाती है और एक बहुत ही अच्छा जजमेंट देती है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का। चलिए आप अमेंडमेंट करते रहिए, जितना भी अमेंडमेंट करना है करते रहिए, हम नहीं मानेंगे कि वो इस आर्टिकल के अंदर आएगा, लेकिन हमें आप जुडिशियल रिव्यू से नहीं रोक सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं खराब कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम है उसको तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल जजमेंट आता है, जो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में। ये तो बोल दिया इसने, नहीं कोई बात नहीं, चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब इसमें एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आखिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। थैंक यू सो मच।